हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि होम साइंस की हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से हमारी तैयारी और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ अगर हम बात करें, वो चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी की कर रहे हों या बीपीएससी की कर रहे हों, मैंने इस प्रैक्टिस सेशन में हर तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है। आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे एंड कुछ डिफिकल्ट भी होंगे। सो तीनों लेवल को मैंने यहाँ पे मर्ज किया है ताकि सारे बच्चों को यहाँ पे फायदा हो सके जो होम साइंस सब्जेक्ट जिनका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी जब भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था, यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो इसका आपको ईयर पूछा गया है, सन पूछा गया है, आपको इसका सन बताना है क्या है। 1986, 1956, 2013 या 2020। आपको बताना है इसका ईयर क्या होगा। तो ये जो बात हो रही है ये पोक्सो अधिनियम के बारे में। किसके अधिनियम के बारे में? पोक्सो अधिनियम के बारे में हो रही है। तो आपको इसको सन बताना है और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भी कि आखिरकार इसका काम क्या होता है, कार्य क्या करती है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ये पोक्सो अधिनियम, तो इस्टेब्लिश किसके द्वारा होता है? तो इस्टेब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, तो ये सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने का काम करती है। किसको? सेक्सुअल हरेसमेंट को रोकने का काम करती है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा 2020, यानी 2012 में ये जो आपका यौन अपराध से यानी पोक्सो अधिनियम आया। तो यहाँ पे एक चीज मुझे और डिस्कस करनी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो 11 वर्षीय बच्ची का मामला था, तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि वो क्या है फैसला, मतलब आप भी सुन के थोड़ा सा चौंक जाओगे कि आखिरकार इस तरीके का फैसला कैसे सुना सकती है। यहाँ पे हाई कोर्ट का फैसला ये था कि किसी भी बच्ची का अगर प्राइवेट पार्ट टच किया जाता है तो वो रेप के अंतर्गत नहीं आता है। तो एक तरीके से आप उन अपराधी को, उन शैतानों को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं जो ये गंदा काम करते हैं। यानी एक तरीके से ये जो पोक्सो अधिनियम लाया गया है ये इसीलिए लाया गया है ताकि इस चीज को रोका जा सके। आप किसी को गंदी निगाहों से देखते हैं, वो भी एक तरीके का गलत ही है ना। तो ये चीज और इस तरह का स्टेटमेंट आना बहुत ज्यादा रॉन्ग है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट लेवल का है। यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम से अधिकतम ऊर्जा के संबंध में गतिविधियों का सही क्रम दे। तो जहाँ पे कम एनर्जी लग रही है फिर अधिक एनर्जी लग रही है तो आपको इसको सीक्वेंस से लगाना है। ये आपसे बोला गया है। कपड़े धोना, पढ़ने और लिखने, बढ़ईगिरी, पौधों को पानी देना, जॉगिंग, नहाना और साइकिल चलाना। नीचे कोड दिया गया है। आपको बताना है कि किस क्रम से ये लगेगा। तो सीक्वेंस लगाने वाले ये जो क्वेश्चन होते हैं ये काफी इसमें समय चला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में हम ढूंढते रहते हैं कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा बाद में आएगा, तो इसमें हमें काफी समय लग जाता है और यही मैनेज करना जरूरी होता है। वरना एग्जाम में बैठते ही कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमारे छूट भी जाते हैं टाइम कम होने की वजह से, और प्रेशर की वजह से कई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो एलिमिनेट जल्दी कर पाओगे चीज़ों को, है ना। तो अगर यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो सबसे पहले होगा रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद होगा वाटरिंग प्लांट्स, सेकेंड नंबर। उसके बाद होगा बाथिंग, तीसरे नंबर पे। फिर आएगा वॉशिंग क्लॉथ्स, फोर्थ नंबर। एंड देन अगर मैं बात करूंगी कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, पांचवें नंबर पे। देन आएगा आपका साइकिलिंग, सिक्स नंबर पे। लास्ट में आपका आएगा जॉगिंग, सेवन नंबर पे। तो ये आपका क्रम लगेगा इसी तरह से, मतलब जैसे आपसे पूछा गया न्यूनतम से अधिकतम ऊर्जा यानी कम से ज्यादा की जहाँ पे एनर्जी लग रही है वैसे आपको सीक्वेंस लगाना था। तो ये आपका सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पारंपरिक रूप से गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? खाद्य और पोषण, फैशन डिजाइनिंग, परिवार संसाधन प्रबंधन और मानव विकास। तो आपसे पूछा गया है ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ होम साइंस, ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ होम साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट अ ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ होम साइंस। नॉट को जरूर याद रखिएगा, जब नॉट आ जाए तो आपके जो आंखें हैं वो बड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ऐसे नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं वाले क्वेश्चन, वहाँ पे हम अक्सर धोखा खा जाते हैं और सही वाला आंसर करके चले जाते हैं। इसलिए जैसे ही नहीं वाला क्वेश्चन आए तो आप वैसे ही गोला कर दो और उसके बाद जाके क्वेश्चन करो। ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि आप ध्यान दो कि हाँ नहीं वाले क्वेश्चन पूछे गए। सो यहाँ अगर हम नहीं वाली बात करें तो फैशन डिजाइनिंग, ठीक है, जो फैशन डिजाइनिंग है वो गृह विज्ञान की शाखा नहीं है। तो बात करते हैं गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं। पहली है आपका गृह प्रबंधन, गृह प्रबंधन है। दूसरा है बाल विकास, ठीक है, बाल विकास के बाद अगर हम बात करें तो वस्त्र विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, और उसके बाद खाद्य एवं पोषण, खाद्य एवं पोषण, एंड लास्ट है आपका प्रसार शिक्षा। तो ये गृह विज्ञान की 5 शाखाएं हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनिंग आपका टेक्सटाइल में आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं का क्रमबद्ध क्रम लिखिए। यानी आपको राइट द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेजेस आपको लिखनी है, उसको क्रम से लिखना है। तो इस्टेब्लिशिंग स्टेज और श्रिंकिंग चाइल्ड, स्पेंडिंग और एम्प्टी, ये सारी स्टेजेस आपको सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। इधर नीचे दिया हुआ है कोड, पहले आप ऊपर लगाइए फिर हम कोड की ओर चलते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन है ये भी यूजीसी नेट लेवल के हैं, यूजीसी नेट में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। और फैमिली जो साइकिल है उससे क्वेश्चन ना आके उसके जो उप स्टेजेस है उनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रम लगाते हैं क्या होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले होगा आपका इस्टेब्लिशिंग स्टेज, मंच की स्थापना। फिर आएगा आपका चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड रेयरिंग स्टेज, दूसरा यानी बच्चों के पालन पोषण का चरण। देन आपका आएगा एक्सपेंडिंग स्टेज यानी विस्तार चरण। देन आपका आएगा श्रिंकिंग स्टेज 4th नंबर पे, ठीक है। और लास्ट आपका आएगा इम्पटीनेस स्टेज, ठीक है, यानी आपका ये 5 नंबर पे, ठीक है। तो आपका पहला ये, फिर सेकेंड आपका ये, थर्ड आपका ये, और फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ऐसे आपका स्टेज लगेगा, और इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप लें इसमें नॉलेज कि आखिरकार ये क्या होता है, तो अगर हम बात करें FRM, किसकी बात करें, एक सेकेंड, किसकी बात करें, FRM यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें तो फैमिली लाइफ साइकिल में जैसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो बिगनिंग, दूसरा स्पेंडिंग एंड तीसरा कॉन्ट्रैक्टिंग। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका बिगनिंग, ठीक है, फिर आपका क्या होता है स्पेंडिंग, एंड लास्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फैमिली लाइफ साइकिल में, ठीक है, स्टेजेस में। तो इन स्टेजों के अंदर सब स्टेजेस भी आती हैं, एंड यूजीसी नेट में वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अगर हम बात करें। तो जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था खाली घोषला चरण, है ना, जैसे ये वाला जो है ये पूछा गया था टीजीटी पीजीटी में। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे यहाँ इन स्टेजों की, तो जैसे मान लो ये जो इस्टेब्लिशिंग स्टेज है, यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे मान लो हस्बैंड है एंड वाइफ है ना,
हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ है और उनके बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे और वो दोनों मिलकर, और उनके बच्चे होंगे तो किनका करेंगे, उनका फिर लालन पालन करेंगे, ऐसे होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों के भी मतलब वो स्कूल वगैरह जाएंगे, कॉलेज वगैरह जाएंगे, है ना। फिर उनकी भी लाइफ शुरू होगी, फिर शादी वगैरह होगी, फिर वो अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। तो वहां पे कौन सी अवस्था हो जाएगी, एक्सपेंडिंग अवस्था हो जाएगी। यानी देखो, जैसे स्टैब्लिशिंग स्टेज, यानी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, फैमिली शुरू हो रही है। फिर यहाँ पे चाइल्ड रेयरिंग स्टेज आएगा, फिर मतलब उनके बच्चे हो रहे हैं, उनका लालन पालन हो रहा है। देन फिर क्या होगा, उसके बाद उनके बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करने जाएंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, शादी वगैरह होगी, और वो अलग अलग क्या कहते हैं, मतलब अलग अलग रहना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे होगा ये तीसरी अवस्था। अगर हम बात करेंगे, इसके भी बच्चे होंगे, अब जिनकी शादी हो गई है उनके भी बच्चे होंगे, है ना। और वो क्या करेंगे, फिर अपने जो माता पिता हैं उनको छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो ये आपका श्रिंकिंग अवस्था आ जाएगी, सिकुड़ता हुआ चरण, ठीक है। फिर उसके बाद होगा कि माता पिता ही केवल रह जाएंगे, मतलब बच्चे चले जाएंगे, तो ये आ जाएगी लास्ट अवस्था, यानी इम्पटी अवस्था, ठीक है। तो इस तरीके का जो क्रम होगा, ऐसे क्रम चलेगा। यानी देखो, पहले माता पिता थे, है ना, माता पिता के बाद वो बच्चे हुए, बच्चों का लालन पालन हुआ, बच्चों के लालन पालन के बाद क्या हुआ, बच्चे बड़े हुए, स्कूल कॉलेज गए, स्कूल कॉलेज जाने के बाद उनकी शादी वगैरह हुई, शादी के बाद वो अपना जॉब वॉब के लिए बाहर चले गए, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, श्रिंकिंग अवस्था आई, है ना, उनके भी बच्चे हुए, उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा और चले गए, और लास्ट में कौन बचा, केवल माता पिता रह गए। तो ये हो गई इम्प्टी नेस्ट अवस्था। तो खाली घोंसले का चरण पूछा गया था टीजीटी पीजीटी में। तो ऐसे जो क्रम होता है, ऐसे क्रम लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके सब स्टेजेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेजेस के बजाय, ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ जी। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व को मान्यता दी है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व को मान्यता दी है, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, एफएओ या यूनिसेफ। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करेंगे कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गृह विज्ञान शिक्षा के महत्व को मान्यता दी है, तो वो दी है आपकी यूनेस्को ने। किसने, यूनेस्को ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। शरीर में बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में बदल जाता है, शरीर में बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में बदल जाता है, जिगर, अग्नाशय, पित्ताशय, आंत। अगर हम यहाँ सही उत्तर की बात करें, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, जिगर यानी लीवर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, जिगर यानी लीवर, तो यहाँ अगर हम बीटा कैरोटीन की बात कर रहे हैं, तो बीटा कैरोटीन विटामिन ए का ऐसी फॉर्म है जो हमें प्लांट से प्राप्त होती है, किससे, प्लांट से मिलती है। और यानी अगर हम बात करें, ये वेजिटेरियन सोर्स से मिलती है, प्लांट से मिलती है मतलब वेजिटेरियन सोर्स से मिलती है, ठीक है। और अगर हम रेटिनॉल की बात करते हैं, जो रेटिनॉल है वो एनिमल से सोर्स से मिलती है हमें। तो याद रखिएगा, जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए की एक फॉर्म होती है जो हमें प्लांट से मिलती है, अगर हम बात करें तो, यानी वेजिटेरियन सोर्स से मिलती है। और वहीं हम रेटिनॉल की बात करें तो ये एनिमल सोर्स से मिलती है, ठीक है। लिवर का क्या काम होता है, बॉडी लार्जर ऑर्गन्स है लिवर, ठीक है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के किस पहलू में सुधार करना है। तो गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के किस पहलू में सुधार करना है, आर्थिक नीतियां, सैन्य प्रशिक्षण, पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, या फिर राजनीतिक नेतृत्व। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो गृह विज्ञान है उसका उद्देश्य जीवन के किस पहलू में सुधार करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सही उत्तर की, तो जो सही उत्तर होगा वो होगा पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ, ठीक है।
तो पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित वीडियो का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वीडियो का नहीं, मेथड का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित मेथड का उपयोग किया जा सकता है। मेथड है, ठीक है, मेथड है, वीडियो नहीं। तो यहाँ दिया है ऑप्शन आईक्यू टेस्ट, डाइटरी सर्वे, एंथ्रोपोमेट्री, और अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सो आपको इसको क्या बताना है कि पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए अगर हम सही उत्तर की ओर चलें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यहाँ ए बी सी डी लिखा है, ए बी सी डी की जगह आप ये कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक, ऐसे। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो आपका डाइटरी सर्वे, ठीक है, एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। आपका आएगा आहार सर्वेक्षण, आहार सर्वेक्षण, उसके बाद आपका एंथ्रोपोमेट्री। एक सेकेंड भाई, क्या गड़बड़ हो रही, हाँ, आपका आहार सर्वेक्षण होगा, एंथ्रोपोमेट्री होगा, एंड आपका होगा नैदानिक परीक्षा। तो ये 3 चीजें हैं। देखो डाइटरी जो सर्वे होता है यानी आहार सर्वेक्षण होता है, ये आहार से संबंधित होता है। किससे? आहार से संबंधित होता है। और अगर हम बात करें, इससे हम आहार से संबंधित अध्ययन करते हैं, जैसे मान लो इसकी मात्रा हो गई, कितनी बार हम ग्रहण कर रहे हैं भोजन को, ये सब क्या होता है? आहार सर्वेक्षण में होता है। अगर हम एंथ्रोपोमेट्री की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं कि शरीर की माप, वजन, ऊंचाई, लंबाई वगैरह का ये अध्ययन किया जाता है इसमें, है ना। और ये ऐसा क्वेश्चन है, एंथ्रोपोमेट्री का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिनिकल की बात करेंगे तो ये क्या करता है, शरीर के लक्षण को मतलब जानने का कार्य करता है, यानी विभिन्न अंगों के लक्षण देखकर व्यक्ति के पोषण स्तर का बता सकता है कि किस लेवल तक का पोषण स्तर हुआ है। तो ये जो होता है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई कि आखिरकार ये डाइटरी क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है। अगर हम बात करें, इसको ABCD के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? ABCD, है ना। तो ए मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है, क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्री। अगर हम बी से कहें तो बी से होता है बायोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, क्या होता है? बायोकेमिकल एनालिसिस। अगर हम सी की बात करें तो सी मतलब होता है क्लिनिकल। एंड अगर हम बात कर रहे हैं डी की, तो डी क्या होता है? डाइटरी होता है। क्या होता है? डाइटरी। तो इसको ABCD के नाम से भी जाना जाता है इस मेथड को, तो याद रखिएगा ABCD। और उसमें अगर आप कह दे तो डाइटरी, एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल और आपका बायोकेमिकल एनालिसिस भी शामिल होता है। तो ये 4 होते हैं और यहाँ पे हमसे 3 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो इससे मेल खा रहा है, तो ये आपके सही होंगे। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका डाइटरी सर्वे होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका? डाइटरी सर्वे होगा। डाइटरी सर्वे मतलब ये आहार से संबंधित अध्ययन करता है, जहाँ पे हम मात्रा, कितनी बार हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका अध्ययन होता है। अगर हम एंथ्रोपोमेट्री की बात करेंगे तो एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? शरीर की माप है, वजन है, ऊंचाई है, लंबाई है, इस चीज का अध्ययन होता है। अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे यानी नैदानिक परीक्षा की बात करेंगे, तो शरीर के लक्षण, परिलक्षण, है ना, इनको देखकर विभिन्न अंगों के पोषण स्तर का अध्ययन करता है, तो ये क्या होता है? क्लिनिकल होता है। और मैंने आपको बताया कि इसको ABCD के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड को किसके नाम से? ABCD के नाम से जाना जाता है। ए मतलब क्या होता है आपका? एंथ्रोपोमेट्री होता है, ठीक है। बी मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल एनालिसिस, है ना। सी मतलब क्या होता है आपका? क्लिनिकल एग्जामिनेशन। और डी मतलब होता है डाइटरी सर्वे।
तो इस तरीके से ये आंसर होगा, और आपका जो राइट आंसर होगा ये यही समझिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ABCD मैंने दे दिया है, बस सीक्वेंस तो वही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय नेता ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जिसमें गृह विज्ञान भी शामिल है? तो आपको उन प्रसिद्ध नेता का नाम बताना है जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें गृह विज्ञान भी शामिल है। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो पहले आप जानते हैं कि महिलाओं को इतना शिक्षा के लिए बढ़ावा नहीं दिया जाता था। अभी की अगर कह दे तो लड़का लड़की सब बराबर एजुकेट होते हैं, उनको अगर विदेश भेजा जाता है तो उनको भी भेजा जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। पहले ये था कि महिलाएं ज़्यादातर घर पे रहती थीं, पुरुष वर्क करते थे, है ना। तो ये डिवाइडिंग जो चीज़ें थी ये समाज के द्वारा ही होती हैं कि भाई लड़की का काम ये है, लड़कों का काम ये है। ऊपर से यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि लड़की खाना बनाएगी या लड़की पढ़ नहीं सकती। ये सारी चीजें समाज के द्वारा उत्पन्न होती हैं और समाज को ही इसे खत्म भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे एजुकेशन लेवल बढ़ा, लोगों को चीजें समझ में आई, उन्होंने महिलाओं को भी आगे किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा महात्मा गांधी। ठीक है, क्या होगा? महात्मा गांधी हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जिसमें गृह विज्ञान भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? न्यूट्रल कलर। ठीक है, कौन सा कलर? न्यूट्रल कलर। तो यहाँ पे आपको बताना है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, यानी काला, लाल, हरा, सफेद। तो आपको बताना है तटस्थ रंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सही उत्तर की बात करें तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ब्लैक और आपका होगा व्हाइट। ठीक है, जो तटस्थ रंग है वो आपके ब्लैक हैं एंड व्हाइट हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, तीन कलर होते हैं। एक तो देखो प्राइमरी, जो प्राइमरी होता है वो नेचुरल कलर से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? नेचुरल कलर से। अगर हम सेकेंडरी कलर की बात करेंगे तो दो प्राइमरी कलर आपस में मिल जाते हैं, तब क्या होता है? सेकेंडरी कलर बनता है। अगर हम बात करें टर्सरी कलर की, तो एक प्राइमरी प्लस एक सेकेंडरी कलर जब मर्ज हो जाते हैं तब कौन सा कलर बनता है? टर्सरी कलर बनता है। तो तटस्थ रंग अगर हम बात करें तो वो रंग होते हैं कि अगर किसी भी कलर में हम उन्हें मिला दें तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, है ना। ये मतलब मान लो हल्का और गाढ़ा बना देंगे, जैसे जैसे अपना होंगे, अपना तो वैसे के वैसे रहेंगे। न्यूट्रल का मतलब ये होता है खुद चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जिस भी कलर में जाते हैं उसको जरूर बदल देते हैं। तो ये होते हैं, ऐसे काम करते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रेड है वो आपका कौन सा कलर है? वार्म कलर है। अगर हम आपको व्हाइट कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है? कूल कलर है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका ब्लैक है एंड व्हाइट है, ये आपका क्या कहते हैं? राइट आंसर है। ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? तटस्थ कलर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? नेचुरल कलर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपके जो सेकेंडरी कलर हैं, दो प्राइमरी कलर आपस में मिल जाते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। फिर लास्ट आपका आता है टर्सरी कलर, यानी प्राइमरी कलर प्लस सेकेंडरी कलर जब मर्ज हो जाते हैं तो आपका टर्सरी कलर बनता है। और जो तटस्थ रंग है वो रंग होते हैं कि अगर किसी भी कलर में हम उन्हें मिला दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है। हल्का है, गाढ़ा है, दोनों तरह से बना सकता है, क्योंकि वो खुद न्यूट्रल है ना। तो वो न्यूट्रल है तो वो तो चेंज होंगे नहीं, लेकिन अगर वो किसी भी कलर में मिल जाएंगे तो उसे जरूर बदल देंगे। तो अगर हम बात करें कौन सा तटस्थ रंग है, तो मैंने ब्लैक की बात की और किसकी बात की? व्हाइट की बात की है ना। तो इतना याद रखिएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट कलर्स थे ये हमने पढ़े। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन और ज़्यादा होंगे। इस बार तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन कम लिए क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम चल रहे थे तो थोड़ा सा कम समय मिला इधर आपको पेपर सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समय वहाँ पे चला गया, तो इसलिए थोड़ा सा
दिक्कत हुई। अदरवाइज अब नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होंगे ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर आप अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, प्रतिभा शुक्ला होम साइंस 1992। अगर आप ये सर्च करते, कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं होता है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं होम साइंस फॉर यूजीसी नेट, होम साइंस बाई प्रतिभा शुक्ला। अगर ये भी सर्च कर लेंगे तो भी आप मेरे चैनल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी जो समाधान है वो आपको दे दूंगी। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो वो डाउट कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि नेवर शो योर वीकनेस टू द वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड इज मच इंटरेस्टेड टू प्ले विथ इट। तो यहाँ पे अपनी कमजोरियों को दुनिया को ना दिखाते हुए, है ना, अपनी उन कमजोरियों में काम कीजिए। क्योंकि देखो, हम अपनी चीजें अगर दूसरों को बताते हैं ना तो दूसरे उसमें मजाक ही उड़ाते हैं और उसको दूसरे तरीके से लेते हैं। तो अपनी कमजोरियों को अपने तक सीमित रखिए। आप सोचेंगे कि हम अपनी कमजोरियां बताएंगे दूसरों को तो दूसरे शायद हमारी मदद करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। अब आजकल की दुनिया ऐसी नहीं हुई है मदद करने के लिए। अगर हम 100% में से कहें तो 1-2% ही लोग होंगे जो मदद करने आएंगे। तो अपनी कमजोरियों में स्वयं काम कीजिए, स्वयं वर्क करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। ठीक है। दूसरों को दिखाएंगे तो दूसरे उसमें मजा ही लेंगे, मजा लेने के लिए दुनिया बहुत इंटरेस्टेड है। राइट। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जब भी मेरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। अगर हम यहाँ पे बात करें यूजीसी नेट वालों के लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए बच्चे बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं बहुत जल्द क्लासेस लेके आऊंगी। तो आपके जो पेपर आता है उसकी भी आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे लगातार। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट पेपर की, वहाँ पे मैंने एग्जाम से पहले कई सारे मॉक टेस्ट कराए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। वो आपकी यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन है, तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी मैं अब नेक्स्ट टाइम से मैं इसकी भी प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।